क्रॉप क्या होता है? When same plants of the same kinds are cultivated at a one place on a large scale. जब एक ही प्रकार के पौधे को एक छोटे से या लार्ज स्केल पर उगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप। जब एडवांस हुआ तो मॉडर्न तरीके में आ गया आपका ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के साथ एक सीड ड्रिल्स का इस्तेमाल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल चौधरी है और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जैसा कि आपको पता है ये मेरा फर्स्ट क्लास है और मेरा नाम है राहुल चौधरी और मैं आपका 6 to 8 के साइंस और इंग्लिश पढ़ाया करूंगा। और आज मेरा फर्स्ट सेशन है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसको हमारी टीम ने एक नाम दिया है बम शॉट। इट मीन्स कि इसमें हम इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू मैक्सिमाइज योर नॉलेज इन अ शॉर्ट टर्म। हम कितनी कम समय में इसको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना बम शॉट। चैप्टर नेम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है आपको, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, हाउ टू क्रॉप और हाउ टू मैनेज दिस प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कैसे इसको हमें उगाना है, इनिशियल स्टेज से कैसे हार्वेस्टिंग तक हम इसे ले जाएंगे और इसमें क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं टू मैक्सिमाइज देयर क्रॉप प्रोडक्शन। कैसे हम अपने खेती को बढ़ा सकते हैं, उसके डिमेरिट्स, उसके कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन। और आपको इस चैप्टर के जो भी नॉलेज, या तो आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो से ले सकते हैं और इसके जो भी पीडीएफ नोट्स हैं वो आप हमारे वर्टेक्स स्टडी VS2 के एजुकेशनल ऐप से ले सकते हैं, जो कि आप इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कुछ मेजर पॉइंट्स, जिसमें आप हमारा यहाँ पर लिस्ट है जिसमें आपका क्रॉप क्या होता है और टाइप ऑफ क्रॉप्स कौन कौन से हैं, इंडिया में कितने तरह के क्रॉप्स होते हैं, उगाए जाते हैं, और इसके कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो बेसिक है हमारा सबसे पहला पॉइंट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। हम एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में क्या आता है, जो कि 2 शब्द से बना है। अभी हम स्टार्ट करेंगे और उसके बीच है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ये इसके की पॉइंट्स है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में भी काफी बार पूछा गया है। उसके बाद आता है आपका इरिगेशन, वीड्स, एनिमल हस्बेंड्री। ये कुछ मेजर की पॉइंट्स है जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आपका पहला वर्ड है एग्री और सेकंड है कल्चर। एग्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एग्रोस व्हिच मींस द फील्ड, जिसका मतलब क्या होता है एग्री का? फील्ड्स। एंड जो अदर वर्ड है हमारा कल्चर, कल्चर मीन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है हाउ टू मैनेज। इट मींस एग्रीकल्चर हाउ टू मैनेज फील्ड, हाउ टू मैनेज आवर फील्ड। तो एग्रीकल्चर हम समझ गए, एग्रीकल्चर का पूरा नाम क्या होगा? विच इज डिराइव्ड फ्रॉम फील्ड एंड मैनेज। तो चलिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई द एग्रीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग फील्ड्स बाय मैक्सिमाइजिंग यील्ड एंड आउटपुट्स। हम कैसे अपने फील्ड्स को मैक्सिमाइज करेंगे और कैसे उसका मैक्सिमम आउटपुट्स निकाल सकते हैं अपने एग्रीकल्चर से। तो जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जो की पॉइंट्स है हमारा पहला वो है हमारा क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? When same plants of the same kinds are cultivated at a one place on a large scale। जब एक ही प्रकार के पौधे को एक छोटे से या लार्ज स्केल पर उगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप। जस्ट लाइक अगर हम एक छोटे से खेत पे एक ही प्रकार के धान की खेती को लार्ज स्केल पे करेंगे तो उस धान के पौधे को हम जब लार्ज स्केल पे उगाएंगे तो उसे हम क्या कह सकते हैं? क्रॉप कह सकते हैं, खेती कह सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट्स मीनिंग व्हाट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट वीट। जब एक ही प्रकार के पौधे को फील्ड पे लार्ज स्केल पर उगाया जा रहा है
तो उसे हम क्या कहेंगे? फॉर एक एग्जांपल आपको इमेज भी दिखाया गया है कि ये एक प्लांट किसका है? वीट का। जब इसको हम लार्ज स्केल पे उगा रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? वीट क्रॉप कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब आता है वी आर लिविंग इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में कितने तरीके के क्रॉप्स उगाए जाते हैं? तो जनरली यहाँ पर दो मेजर सीजनल्स होते हैं ये, बिकॉज इंडिया एक कैसा, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? सीजनल है, तो यहाँ पर डिफरेंट तरीके के सीजन्स होते हैं। तो बेसिक आपका जो ये हमारा टाइप ऑफ क्रॉप्स है बेस्ड ऑन सीजनल है, तो जिसमें आपका खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप ये मेनली उगाए जाने वाले क्रॉप्स हैं, जिसमें एक एडिशनल क्रॉप भी आता है जो इन दोनों के बीच वाले टेन्योर में जो गैप होता है उसमें उगाया जाता है। तो चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि खरीफ क्रॉप्स क्या होता है। इन क्रॉप्स को ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इनका टिपिकली इसका टेन्योर्स भी किस सीजन में आता है? रेनी सीजन में। इट मीन्स the crops which are sown in the rainy seasons are called kharif crops। क्यों उगाया जाता है इनको रेनी सीजन्स में? because it's required large amount of water। और जब रेनी सीजन है तो आपको पता ही है वो गर्मी के मौसम में आता है, वहां पर आपको अच्छी लाइट्स मिलती है। तो इन इंडिया जनरली the from June to September it's gain large amount of water and large amount of heat, that's why it इसको खरीफ क्रॉप को उगाया कब जाता है? रेनी सीजन में उगाया जाता है इंडिया में। अब सेकंड है हमारा रबी क्रॉप, ये बचता है, ये आपका डायरेक्टली अपोजिट, ये आपका उगाया जाता है कैसे सीजन्स में? विंटर सीजन्स में। इनको लेस अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लेस अमाउंट ऑफ सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो द क्रॉप्स which are grown in a winter seasons from October to March are called rabi crops। और आपको जनरली इन सभी के मैक्सिमम और मिनिमम 2 to 3 एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं, बिकॉज वो आपको हेल्प करने वाले हैं आपके पेपर्स में। तो खरीफ क्रॉप के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स। बिकॉज आप ये भी इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि दे आर रिच इन अ वाटर, इनको ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए होता है? वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और सेकेंड है आपका राबी क्रॉप, जिसमें जिनको कम मात्रा में भी पानी मिलेगा तो ये इजीली ग्रोन कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका हो गया वीट, ग्राम्स, पीज, मस्टर्ड एंड लिनसीड्स, दाल, गेहूं, और ये सारी चीजें आपको इस सीजन पे मिलती है। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ये हमारे गर्मी का सीजन हो गया, ये हमारा विंटर का सीजन हो गया। अब गैप हमारे पास रहते हैं, तो उस गैप्स के बिटवीन में कुछ जो खेत हमारा फ्री पड़ा हुआ है, आइडली पड़ा हुआ है, उसका यूटिलाइजेशन कर लिया जाता है, और उस क्रॉप को हमने नाम दिया है जायद क्रॉप्स। इसमें जनरली मेनली वो क्रॉप्स उगाए जाते हैं जो आपके खाने में रफेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाते हैं, जिनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर्स होता है, लाइक कोक्यूम्बर्स होते हैं, आपके वाटरमेलन्स होते हैं, और ककड़ी वगैरह जो आप जनरली अपने सैलेड वगैरह में यूज करते हैं। तो इनका पीरियड क्या बचता है? मार्च टू जून। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये जून में एंड होता है और स्टार्ट होता है, और ये कब एंड होता है? आपका मार्च में। तो वो मार्च टू जून का जो गैप है वो आपके जायद क्रॉप के लिए सफिशिएंट होता है। यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे ही मेजर एग्जांपल्स दिए हुए हैं। खरीफ क्रॉप्स में ये आपका पैडी आ गया, मेज आ गया, और ये आपके लेंसेस वगैरह आ गए। अब रबी क्रॉप्स में क्या आ गया? आपका वीट आ गया, पीज आ गया, मस्टर्ड्स आ गया, और जैसे कि आपको मैंने बताया जायद में आपके ये रफेज वाले एग्जांपल्स आ गए। आपका वाटरमेलन आ गया, कुकुम्बर आ गया, और बिटरगोर्ड आ गया। अब बेसिक प्रैक्टिस, अब हमें खेती करनी है, तो खेती करने के लिए कुछ मेजर और बेसिक प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी होती है, जिसमें आपका पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हमें सॉइल को कैसे तैयार करना है, अब कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं, शोइंग कैसे करना है, उसमें बीज कैसे ऐड करना है, उसके बाद एडिंग मैन्योर्स, उसमें फर्टिलाइजर्स, खेत खाद वगैरह कैसे ऐड करनी है, इरिगेशन, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, दीज आर द मेजर बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो चलिए अब उन बेसिक प्रैक्टिसेस को अब इम्प्लीमेंट्स करते हैं। व्हाट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? मिट्टी को तैयार करना। अब वो किस किस तरीके से कर सकते हैं? The preparation of soil is the first step before growing a crop।
one of the most important tasks in agriculture is to turn the soil by losing it. आप किसी मिट्टी को तैयार करते हैं तो काफी सारी मिट्टी ऐसी होती है कि वो बंजर बैरन पड़ी हुई है, आप उसको भी क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के थ्रू उसको हार्वेस्टिव बना सकते हो, यूटिलाइज बना सकते हो, बट उनके डिफरेंट मेथड्स है, हम क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करके उसको लूज कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, losing of soil or turning of soil is called preparation of soil. Which methods, which equipments are used to preparation of soil? प्रिपरेट सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हम किन किन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो पुराने जमाने से यूज होते हुए आ रहे हैं, कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ आज के समय में यूज होते हैं। जैसे कि आपका पहले जमाने में आप जैसा कि देख रहे हैं 2 बैल हैं, उस पे प्लो का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल पुराने एंशिएंट समय से भी किया जा रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये प्लो है और ये बैल है जो ऑक्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है पुराने जमाने में। एक इसको मैनुअल तरीका भी बोल सकते हैं, जो एक आदमी 2 बैल्स के साथ उसको पीछे पीछे उसको गाइड करता हुआ और मिट्टी को क्या कर रहा है, लूज करता हुआ जा रहा है, और पीछे के साथ साथ एक लेबल के लिए यूज करते हैं जो उसको लेबल करता हुआ जा रहा है। उसके बाद थोड़ा सा मॉडर्न हुआ जमाना, तो उसके साथ आ गया हो का इस्तेमाल होने लगा। इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज टू रिमूविंग weeds एंड लूजिंग द सॉइल। इट हैज अ लॉन्ग रॉड, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक लंबी सी रॉड है, एक शार्प टाइप का एंकल बना हुआ है जो मिट्टी को लूज करता हुआ और ये एरिया जो है उसको लेबल करता हुआ जाता है। द स्ट्रॉन्ग रॉड एंड द बैंड, इसके एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। स्ट्रॉन्ग रॉड एंड द बैंड प्लेट iron is fixed one of the its and works like a blade and it is pulled by a animal। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, इसको इसके पीछे भी लगाकर थोड़ा सा एडवांस तरीके से यूज किया जाता है। अब ये आ गया मॉडर्न तरीका जिसे हम ट्रैक्टर के पीछे लगाकर, और कल्टीवेटर ये फुली एक ऑटोमेटेड होता है जिसका इस्तेमाल ट्रैक्टर के पीछे लगाकर और किया जाता है। ये दोनों चीजें एक साथ करता है। क्या करता है, मिट्टी को लूज भी करता जाता है और साथ के साथ लेबलिंग भी करता जाता है। नाउ डेज plugging is done by a tractor driven by the cultivator। use of cultivator save labor and time also, that's why it's a modern। आज के समय में लोगों को चीप लार्ज क्वांटिटी पे कल्टीवेशन करना होता है, तो उन्हें कॉस्ट को भी कम करना है, लेबर चार्जेस को भी कम करना है। तो ये क्या करते हैं, एक ट्रैक्टर को मंगाया, उसके पीछे कल्टीवेटर लगाया और 1 घंटे में सारा कई एकर्स ऑफ जमीन जो है उसको कल्टीवेटेड कर देता है, बिकॉज इट्स अ चीप इन लेबर एंड टाइम्स। ये आपकी दोनों चीजें बताता है। अब आता है अगला नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद सोइंग। अब आपने अपनी खेती की प्रिपरेट कर लिया, अब उसमें हमें क्या मिलाना है, जिस चीज की हमें क्रॉपिंग करनी है वो आपको सीड्स उसमें ऐड ऑन करना है। द सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ crop production and before sowing good quality clean and healthy seeds of good variety are selected farmers and prefer to use seeds which give the high yield। हम सबसे पहले चूज करते हैं कि किसकी खेती करनी है और वो बीज हेल्दी है या नहीं है, उसका प्रोडक्शन करने से वो ज्यादा मात्रा में आपको खेती प्रोडक्शन देगा या नहीं देगा। तो सबसे पहले हम उसको चूज करते हैं। एक परफेक्ट फार्मर की पहचान यही होती है कि वो अच्छे बीज की पहचान करके उसका यूज करता है। तो ट्रेडिशनल टूल्स में हम सोइंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, एक फनल स्ट्रक्चर होता है जिसका इस्तेमाल पुराने जमाने में किया जाता था। बैल में प्लो की जगह पर हम क्या लगा देंगे, हमने प्लगिंग कर ली, लूजिंग ऑफ सॉइल कर लिया, उसके पीछे हमने साथ साथ एक फनल लगा लिया जिसमें हम थोड़ा थोड़ा बीट डालते हुए जाएंगे और वो साथ साथ उसको क्या करता जाएगा, सोइंग होती जाएगी। अब उसके साथ थोड़ा सा एडवांस हुआ तो मॉडर्न तरीके में आ गया आपका ट्रैक्टर के साथ एक सीड ड्रिल्स का इस्तेमाल होता है। सीड मतलब बीज और ड्रिल का मतलब छेद करना। तो इसमें क्या करती है मशीन, ये छेद करती है और ये इसके ऊपर से ड्रिलिंग करते हुए उसमें सीड्स को फिल करती जाती है। इसका मेजर इंपॉर्टेंस, मेजर मेरिट्स ये है कि ये एक सर्टेन और एक डेफिनेट डेप्थ के अंदर जाके आपके सीड्स को इम्पोज करता है और उसको जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो थ्रोइंग सीड्स ऑफ जो है, इसमें क्या होता है, बर्ड्स आपके कुछ सीड्स ऊपर ही रह जाते हैं, बर्ड्स उसको आते हैं और लेकर चले जाते हैं। बट सीड ड्रिल से ऐसा चीजें जो है इसके डिमेरिट्स को कम कर दिया गया है।
अब अगला आता है, अब हमने सॉइल को लूज कर लिया, उसमें सोइंग कर लिया, बीज डाल दिया। अब मेजर उसको हमें न्यूट्रिशन देना है। तो न्यूट्रिशन हम कितने तरीके से दे सकते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर। कुछ नेचुरल तरीके, नेचुरल इंपोर्ट, नेचुरल प्रोडक्ट्स डाल के हम उसमें मैन्योर, लाइक मैन्योर ऐड करके उसकी न्यूट्रिशन को बढ़ा सकते हैं। और कुछ फर्टिलाइजर स्पेसिफिक न्यूट्रिशन को ऐड करके हम उसके खेत की न्यूट्रिशन को बढ़ा सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। द सब्सटेंस विच आर added to the soil the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure और fertilizers। यहाँ पर दो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। और किसके लिए यूज किया जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स। तो हम न्यूट्रिएंट्स गेन करा सकते हैं किसी भी फील्ड के लिए, वो दो तरीके से। एक मैन्योर के तरीके से जिसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और फर्टिलाइजर ये केमिकल प्रोडक्ट है जो केमिकल ऐड करके स्पेसिफाइड न्यूट्रिशन देंगे। एक एग्जांपल के लिए आपके यहाँ पर पिक्चर दे रखा है। तो चलिए हम थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है। जैसा कि आपको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, फर्टिलाइजर और मैन्योर। फर्टिलाइजर क्या होता है, इट इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये केमिकल प्रोडक्ट है और ये मैन मेड है। ओके, अब मैन्योर क्या होता है, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस which is obtained or decomposition of cattle dung, plants and residues। ये नेचुरल प्रोडक्ट से बनता है और नेचुरल प्रोसेस से बनता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेचुरल सब्सटेंस। जैसे कि आपने इसमें बोला कि कैटल डंप्स, गाय का गोबर हो गया, कुछ प्लांट वेस्टेज हो गए, कोई ग्रीन प्लांट्स खराब हो गया, सड़ गया, तो उसको हम क्या करेंगे, फील्ड में जाके डाल देंगे और वो क्या करेगा, उसका माइक्रोब्स उसको डिकम्पोज करेगा। अंदर से आएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको खाएंगे, फिर नीचे जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक साइकिल बनता है जिससे आपकी नीचे की फील्ड्स ऊपर आती हैं, नीचे का सॉइल ऊपर आता है और ऊपर की सॉइल नीचे जाती है। तो जिसकी वजह से आपका पूरा फील्ड जो है एक नेचुरल तरीके से ह्यूमस से भर जाता है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। आपको जैसे कि पता है कि केमिकल का इस्तेमाल हम घर में नहीं करेंगे, तो उसका कहाँ पर प्रोडक्शन होगा, फैक्ट्रीज में होगा। और ये जैसा कि आपको पता है कि ये नेचुरल तरीका है, तो इसको हम नेचर में ही बना देते हैं एज अ फील्ड पे। हम कैटल डंप्स को डाके फील्ड में डाल देंगे, फूड ग्रीन वेजिटेबल्स का जो वेस्ट है उसको हम फील्ड पे जाके डाल देंगे, और बाकी का प्रोसेस कौन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे। दैट्स व्हाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर्स भी बोला जाता है, क्योंकि वो उनकी मदद कर रहे हैं बाकी नेचुरल प्रोसेस से। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस एक बेसिक सब्सटेंस है, बेसिक चीज है जो किसी भी नेचुरल और हेल्दी ग्रोथ क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो मैन्योर प्रोवाइड लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, और ये नेचुरल तरीका है, दैट्स व्हाई इट्स गेन लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जैसा कि हमने बताया था, ये केमिकल प्रोडक्ट है, तो ये स्पेसिफाइड केमिकल इंग्रेडिएंट, केमिकल न्यूट्रिशन देगा। अगर किसी खेत में नाइट्रोजन की कमी है तो हम नाइट्रोजन से रिलेटेड जो है उसमें फर्टिलाइजर ऐड करेंगे। फॉस्फोरस की कमी है तो फॉस्फोरस का हम मैन्योर जो है इसमें फर्टिलाइजर उसमें ऐड करेंगे। पोटेशियम का स्पेसिफाइड न्यूट्रिशन देगा। लेकिन मैन्योर क्या करता है, मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। वो उसको कंपाउंड तरीके से डिफरेंट तरीके के मैन्योर्स इकट्ठा देता है, चाहे वो थोड़े लेस क्वांटिटी में देता हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, क्रॉप रोटेशन। ये एक इसी का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें आपको बताया जाता है कि हाउ टू क्रॉप रोटेट। अब हम एक ही साथ दो तीन तरीके की खेती या रोटेट कर सकते हैं हर साल। This can be done by a growing different crops alternatively, like a season wheat and next season in a maize help in the replenishment of the soil with the nitrogen and others। इससे क्या होता है, मैंने इस साल जो है जिसको लार्ज क्वांटिटी पे वाटर चाहिए, जैसे कि आपको पैडी को चाहिए, उसको लार्ज अमाउंट पर चाहिए, तो अगले साल हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट उगा लेंगे जिसको थोड़ा कम क्वांटिटी पे भी क्या चाहिए, वाटर चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉइल की
जो न्यूट्रिशन है वो रिप्लेनिश होती रहेगी, बरकरार रहेगी, जिससे सॉइल जो है लॉन्ग टर्म तक आपका फर्टाइल रहता है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अब मैन्योर एक मल्टीपर्पज और नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो उसके मल्टीपल जो है आपको लाभ मिलते हैं। वो क्या क्या है? इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये आपके सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। इट मीन्स आपके खेत में अगर ज्यादा बारिश भी हो जाए तो उसको क्या करके रहेगा? वो होल्ड करके रखेगा। और अगर कम पानी बारिश भी हुई तो उस पानी को वो क्या कर सकता है? आपके सॉइल को, आपके प्लांट्स को वो रिप्लेनिश करता रहेगा, लॉन्ग टाइम तक देता रहेगा। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू द विच ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। और आपके क्या बनाता है? ये आपके सॉइल को प्योरस बनाता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है इजीली एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। इट्स इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। सबसे ज्यादा ये बढ़ाता है आपके फ्रेंडली माइक्रोब्स को बढ़ाता है, जो कि जैसा कि अभी हमने जस्ट बिफोर अभी पढ़ा था कि ये माइक्रोब्स को बढ़ाता है, जो कि इसकी हेल्प करते हैं ह्यूमस बढ़ाने में, आपके फील्ड की ह्यूमिडिटी को, ह्यूमस को बढ़ाने में मदद करते हैं। इट्स इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और ये आपके सॉइल के टेक्सचर्स को भी बढ़ाता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए ह्यूमस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, सोइंग हो गया, मैन्योर हो गया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है इरिगेशन। हमने इरिगेशन, अब हमने बीज डाल दिए, अब उसको पानी की जरूरत है, तो अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे? ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव एंड वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और किसी भी चीज के लिए ग्रोथ होने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो प्लांट्स इज ऑल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग, तो दैट्स वाई इसको भी पानी की ज्यादा जरूरत है। तो ये अब इसको जब हम एक रेगुलर इंटरवल में पानी देंगे तो उसी को हम इरिगेशन करते हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स रूट्स अलोंग विद वाटर, मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर आल्सो एब्जॉर्ब्ड। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। तो जब हम इसको एक रेगुलर इंटरवल में पौधों को पानी देते हैं, क्रॉप्स को पानी देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका इरिगेशन कहलाता है, सिंचाई कहलाती है। तो सप्लाई ऑफ वाटर क्रॉप्स इन अ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। The source of water from irrigation is a well, tube well, ponds, lakes, rivers and dams and canals. आप different methods, different source of waters का use कर सकते हो irrigations के लिए। अब इसके कुछ traditional methods हैं, कुछ modern methods हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स के नाम दिए हुए हैं, जैसा कि आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो। या आपको आज के समय में बहुत रेयर देखने को मिलता है। आपको इस सब चीज़ों के देखने के लिए बहुत ही पुराने गांवों में जाकर देखना पड़ेगा। फर्स्ट है मोट, जिसका इस्तेमाल कुएं से पानी निकालकर एक कैनाल के थ्रू आपके फील्ड्स तक पहुंचाया जाता था। उसके बाद आता है राहत। राहत में इसमें मैनुअल आदमी ना काम करके इसमें एक एनिमल्स का यूज किया जाता है, जो आपके रोटेट करके पानी को आपके कैनाल्स तक पहुंचाया जाता था। चेन पंप, ये भी एक मैनुअल तरीका है, बट ये ऑटोमेटिक पानी को कैरी करके आपके कैनाल्स तक पहुंचाता है। छोटे छोटे कैनाल्स बना के आपके फील्ड्स तक कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आता है धीकली, जिसमें एक आर्क टाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसपे आप वजन डालिए, उसको नीचे भरिए, पाइप आता है, उससे पानी भर के निकाल दिया जाता है। ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स थे। अब हम कुछ मॉडर्न मेथड पढ़ने वाले हैं, जिसमें दो फेमस मॉडर्न मेथड्स हैं जिसका आजकल मोस्टली यूज किया जाता है। फर्स्ट है ड्रिप। ड्रिप जिसका मतलब है कि आपके प्लांट्स के एकदम ड्रिप पॉइंट्स पे जाकर आपको पानी दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्लांट्स के हर पॉइंट्स पे जाके आपको पानी दे रहा है, जिसलिए इसका नाम रखा गया है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक मोटर को अटैच कर दिया जाता है वेल से, किसी भी सोर्स ऑफ वाटर से, और वो वहां से पानी को एब्जॉर्ब करके मोटर के थ्रू आपके पूरे फील्ड में उसको छोटे छोटे की पॉइंट्स तक ड्रिप तक पहुंचाया जाता है, जिससे उनकी इरिगेशन किया जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम, इसको छिड़काव प्रणाली भी बोलते हैं। क्या करता है ये? इसमें भी मोटर अटैच होता है, बस इसमें क्या होगा, एक स्प्रिंकलर को लगा दिया जाएगा जो एक स्पेसिफिक एरिया को कवर करता है और मेजर
लो क्वांटिटी में धीरे धीरे उसके क्या करता है, प्लांट्स को वाटर देता है। छिड़काव मेथड, इसका नाम ही है स्प्रिंकलर, छिड़काव तरीके से। अब अगला आता है, हमने प्रिपरेशन कर लिया, सोइंग कर लिया, पानी डाल लिया, मैन्योर डाल लिया। अब वो प्लांट जो है ग्रो होने लगा, उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो हो चुके हैं। तो इन फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल और अनवांटेड प्लांट्स मे बी ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। इन्हीं अनैच्छिक पौधों को, जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, जिसे हमने नहीं उगाया, उसे हम क्या बोल देते हैं, वीड्स बोल देते हैं, जिसको हिंदी में खरपतवार भी बोला जाता है। द रिमूवल ऑफ वीड्स कॉल्ड वीडिंग। तो जो हम उन अनडिजायरेबल प्लांट्स को उखाड़ते हैं या केमिकल डाल के जलाते हैं, उनको ही हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। तो द रिमूवल ऑफ वीडिंग, द रिमूवल। राहुल सर क्या पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को? सर अभी इनका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो बच्चों, आप सबको जैसा कि मैंने बताया था कि आप सबके लिए जो ये चैनल बनाया गया है, यहाँ पे अलग अलग फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमारे राहुल सर है जो कि साइंस और इंग्लिश आपको इस चैनल पे पढ़ाएंगे 6th 7th 8th को। और यही सर आपको 9th और 10th के चैनल पे भी, जो हमारा मेन चैनल है, वहां पे साइंस पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, सपोर्ट करना है। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सपोर्ट करेंगे ना, तो मैं बता रहा हूं कि आपकी पढ़ाई की जो फीस है ना, इतनी कम कर दूंगा मैं, इतनी कम कर दूंगा कि आप सोच नहीं सकते। बस उसके लिए करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इतना सब्सक्राइब करो कि भाई यूट्यूब वाला हिल जाए कि भाई एक दिन में इतना सब्सक्राइब इनके बढ़ गए। तो ठीक है, तो बस आपको करना है, सपोर्ट करना है हमें। तो हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट और बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको हर चीज प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसमें एक हमारे ये सर है, और लास्ट वीडियो आपने देखा होगा जो कि प्रियांशु सर थे, जो मैथ पढ़ाए थे। तो भाई आप सब, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये एग्रीकल्चर। तो भाई आपको पता है मैन है हमारे लिए, तो भाई एग्रीकल्चर तो पढ़ना जरूरी है। तो भाई को टॉपिक में कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट कर देना, और इसके रिप्लाई भी आपको राहुल सर दे देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो भाई इस क्लास को आप कंटिन्यू करिए, आराम से बच्चों को समझाइए। थैंक यू भाई, हैप्पी दशहरा पहले बार। थैंक यू सर। तो चलिए हम अपने बैक टू द पॉइंट्स आते हैं। दिस इज द, तो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अब इसके कई मेथड्स होते हैं, मैनुअल भी हो सकता है, केमिकल भी यूज किया जा सकता है। तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। मैनुअल तरीके में आप एक आयरन की तरह एक शेप होता है कुछ इस तरीके से, जिसका इस्तेमाल खुरपी के तौर पर किया जाता है। इट मीन्स वीडीसाइड्स को हटाने के लिए। कुछ मैनुअल तरीके हो गए। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन और केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। वीड्स का मतलब हो गया खरपतवार, और साइड्स का मतलब हो गया उनको खत्म करना, मारना। तो वीडीसाइड्स में खरपतवार को मारने का तरीका, जब वो मैनुअल ना हो, केमिकल हो जाए, तो उसका इस्तेमाल, उसको हम वीडीसाइड्स बोल सकते हैं। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि ये भाई साहब मार रहे हैं फील्ड्स पर वीडीसाइड्स, किसके लिए, अनडिजायरेबल प्लांट्स के लिए। अब आपका जो क्रॉप है वो अच्छे से बन चुका है, मैच्योर हो चुका है। तो अब हम उसका क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, कटाई करेंगे, और उसे काटकर उसे अपने अकॉर्डिंग, आपकी इच्छा अनुसार, आपकी जो यूजर्स है उसके अकॉर्डिंग आप अपने पास रखेंगे, और एक्सेस अमाउंट को क्या कर देंगे, मार्केट में सेल आउट कर देंगे। तो द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इट्स कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो जो आपने खेत पे खेती की है, अब आपका फसल पक चुका है, अब उसको क्या करेंगे, मैच्योर होने के बाद उसकी कटिंग करेंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं, कटाई बोलते हैं। In the harvesting crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. This process is called threshing. अब आप जो आपका मेच्योर प्रोडक्ट है, आपका जो खेती हो चुका है, आपका जो फसल उगा है, उसमें से उस वेस्ट मटेरियल को, भूसे को अलग करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। Process of removal of chaff is called threshing. This is carried out with the help of the machines called combine. अब जब लार्ज स्केल पर आपके हार्वेस्टिंग को किया जाता है, तो मैनुअली करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए बड़े बड़े मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम कंबाइन हार्वेस्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंबाइन हार्वेस्टर, जिसमें बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल लार्ज स्केल पर
क्रॉप कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो विच इज एन इफेक्ट ऑफ हार्वेस्टर एज वेल एज द थ्रेशर, जिसके अंदर दोनों चीजें इनबिल्ड होती है, जो कि आपके शाफ्ट को भी अलग कर देता है और आपकी कटिंग, आपके ग्रेन्स को भी अलग कर देता है। एक तरफ अनाज अलग, एक तरफ वेस्ट अलग, उसका शाफ्ट अलग। अब इंडिया इज द फेस्टिवल ऑफ कंट्रीज, तो देयर इज अ हर रीजन बिहाइंड, सब चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जिसके पीछे हार्वेस्ट का हाथ होता है, कटाई से रिलेटेड होता है। तो स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली एंड नबान्या एंड बिहू। These are major harvest festival which is celebrated in India in a different state। और हमारे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स पे हार्वेस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में होती है। ऑल ओवर इंडिया में उनके कुछ अलग अलग नेम है, जैसे कि पंजाब में कटाई के साथ बैसाखी मनाई जाती है, आपके वेस्टर्न्स में मकर संक्रांति मनाई जाती है, ईस्टर्न्स में आपके बिहू मनाया जाता है, साउथर्न में आपका पोंगल मनाया जाता है। तो दीज आर द मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। यहाँ पर आप देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा था, ये है हमारा कंबाइन हार्वेस्टर। यहाँ से कटाई की जा रही है, उस ग्रेन्स को यहाँ पर सप्लाई किया जा रहा है और यहाँ से वो थ्रेसिंग कर रहा है, आपके शाफ्ट को आपके ग्रेन से अलग कर रहा है। और क्या करता है, वो शाफ्ट को अलग कर रहा है और स्टोरेज के थ्रू एक वो बड़े बड़े कंबाइंस में ट्रैक्टर्स में उसको स्टोर करता है। कंबाइन मशीन, फार्मर विद द स्मॉलर होल्डिंग लैंड्स to do the separation of grains bars shaft by winnowing। अब इस मशीन्स को छोटे लार्ज स्केल पे इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसे टर्न करना, इसकी कॉस्ट, ये सारी चीजें महंगी पड़ जाती हैं। तो जो स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्रीज चल रही है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो अपना छोटी खेती कर रहे हैं, वो आपके मैनुअल तरीके का इस्तेमाल करते हैं कॉस्ट कटिंग के लिए। तो इसको हम बोलते हैं विनोइंग। विंड से बना हुआ ये वर्ड है, जिसका मतलब होता है हवा, और नोइंग मतलब उसको सेपरेट करना, हवा के थ्रू एक हल्के सब्सटेंस को अलग करना और हैवी सब्सटेंस को एक जगह इकट्ठा कर लेना। ये रहा आपका ये रहा आपका ग्राम और ये रही आपकी शाफ्ट। तो ये जो हल्की चीज होती है, आपका भूसा हल्का होता है, वो हवा के चलते अलग हो जाता है, और जो हैवी पार्टिकल्स है वो यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। तो वी कैन से दैट इज विनोइंग। इसको हम क्या बोलते हैं, विनोइंग। अब हमने क्रॉप की कटाई कर ली, अब हमने उसका पूरी मैच्योर हो गया है। अब हमने जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ हमारा क्रॉप है, उसको हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमने बड़ी मात्रा पे क्रॉपिंग किया तो उसको स्टोर करना पड़ेगा, उस स्टोर्स को बचाना पड़ेगा पेस्ट से, कीड़े लगने से, सीलन से, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना पड़ेगा, कोई चूहा वूहा ना आके खा जाए आपके क्रॉप पे। तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज हाउसेस होते हैं। कुछ सिलॉस होते हैं जो बड़े बड़े स्टील के कंटेनर्स होते हैं, और कुछ स्टोर रूम्स होते हैं जिसको हम ग्रेनरीज भी बोला जाता है। तो इंडिया में जनरली ग्रेनरीज का ट्रेंड था पहले, अब इंडिया में सिलॉस का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, बिकॉज ये नमी से दूर रखता है। यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी नमी आएगी तो हो सकता है आपका जो स्टोरेज रूम है वो आपके अदर प्रोडक्ट्स को भी, अदर ग्रेन्स को भी खराब कर सकता है। बिकॉज बट फिर भी इनको इंडिया में अभी भी इस्तेमाल किया जाता है, तो आपके ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है ताकि इसको नमी से दूर रखा जाए। अब हमने कर लिया एग्रीकल्चर की बात, एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन हमने कर लिया। अब एग्रीकल्चर में अलग एक पार्ट से भी ऐड किया जाता है, जिसमें आपका आता है एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर एक ऐसा, एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट जिसमें हमने क्रॉपिंग पढ़ी। अब इसमें हम कुछ अलग सेपरेट बिजनेस के माइंडेड से हम पढ़ते हैं, तो कुछ एनिमल हस्बेंड्री भी की जाती है। एक ऐसी खेती, एक ऐसे कृषि जिसमें हम एनिमल्स को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, पालते हैं। अब इनके पर्पस अलग हो सकते हैं, कुछ डेयरी फार्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं, कुछ हम मीट पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं, कुछ जैसे कि अंडा, जैसे चिकन वगैरह, तो इन सब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन कहा जाता है इनको। एनिमल रियर्ड, पाला जाता है होम और इन फार्म्स, have to be provided with the proper food, shelter, care when
दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल, इट्स कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। हम पशुओं को पालते तो हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जब छोटे स्केल पे है तो वो तो पेट्स हो गया, जब हम उन्हें लार्ज स्केल पर किसी बिजनेस कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जैसे कि गाय का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन्हें पाला जा रहा है, एनिमल हस्बेंड्री किस पर्पस के लिए, इसका मेनली पर्पस होता है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपका मिल्क, पनीर और जो भी इसके रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। और इंडिया में आपको पता ही है इंडिया और अब्रॉड में क्या डिफरेंस होता है। इंडिया में इसको माँ की तरह पूजा जाता है तो इंडिया में इसे वेज प्रोडक्ट्स खिलाए जाते हैं, बट फॉरेन्स में क्या होता है, इनको नॉन वेज प्रोडक्ट्स भी, इट मीन मीट को भी कंबाइन करके इनके खाने में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाईली प्रोटीन होता है ताकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट लेकिन इंडिया में इन्हें सिर्फ और सिर्फ हार्बीवोरस प्रोडक्ट्स ही खिलाए जाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ही खिलाए जाते हैं। फिश इज गुड फॉर हेल्थ एंड वी गेट कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। और आपको पता ही होगा फिश कल्चर भी हमारे इंडिया में होता है आजकल। मत्स्य पालन भी चलता है जिसमें आपको लार्ज स्केल पर अलग अलग तरीके के एनिमल हस्बेंड्रीज भी किया जाता है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, दीज आर ऑल्सो अ ब्रांचेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो जैसा कि ये चैप्टर अब फिनिश हो चुका है, तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका कंक्लूजन बताएंगे। और अब आप इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं हमारे VS2 के एजुकेशनल ऐप पे, जिसमें आपको फ्री कंटेंट पे जाना है, क्लास 8 पे जाना है और चैप्टर 1 के फ्री वर्कशीट को डाउनलोड करना है। वहां से आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया है चैप्टर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।